नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने बाबरी विध्वंस को याद कर लिया है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि लोहिया समाजवाद के विचारक थे और रामायण मेला का आयोजन उनकी ही देन है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग राम के विरोधी हैं और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिनके आचार और विचार में समन्वय नहीं होता, उनकी दुर्गति को टाला भी नहीं जा सकता। उन्होंने आगे भी कहा कि भारत का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। भारत की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने का प्रयास करने वालों को अब किसी भी कारण हो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का यह बयान समाजवादी पार्टी के समाजवाद की विचारधारा पर करारा प्रहार था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवाद और लोहिया के नाम पर राजनीति गरमा जाती है। सीएम योगी के आरोप पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मसले के दौरान उत्तर प्रदेश में दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, लेकिन प्रशासनिक कमान जिस अफसर के हाथों में थी ना, वो नृपेंद्र मिश्रा थे। अब जिन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए सियासी चालें भी चली थी, भले ही इशारा उन्होंने कहीं और किया हो या उन्हें कहीं और से इशारा मिला हो, लेकिन इस मसले पर चर्चा को अहम मेहमानों के साथ हम डिस्कस करेंगे, आगे बातचीत करेंगे और प्रतिक्रियाएं लेंगे। उससे पहले तमाम नेताओं की स्टेटमेंट्स। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। हमारी आस्था के प्रतीक, ये जितने भी आस्था के प्रतीक हैं, ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, ये हमारी उन्नति के प्रतीक हैं। जिस तरह के वक्तव्य योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, ये ठीक नहीं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना, प्रभु राम को बार बार बीच में लेकर के आना। एक बार भारतीय जनता पार्टी कह देना कि जो लोग देश में प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या नहीं आए हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। जिन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। कर दें या फिर खुल के बोलें। भाई, किसी की मजबूरियां, किसी की आर्थिक स्थितियां, किसी की आर्थिक परेशानियां, किसी के परिवार की अपनी समस्याएं हैं, कोई समय नहीं देख सकता, कोई नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, आप उसको बाध्य करते हैं समय समय पे। दूसरा बड़ा आरोप आप ये लगाते हैं समाजवादियों पे कि राम भक्तों पे गोली चलाई। जब ये तय था समाज के बीच में कि जो भी न्यायालय से फैसला आएगा सब उसको मानेगा, और न्यायालय से फैसला आया सबने माना, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पे अलग अलग बातों को लेकर, कभी हवन करने के नाम से, कभी कार सेवा के नाम से समाज में, देश में अस्थिरता पैदा करते रहे, उन्माद पैदा करने की कोशिश करते रहे, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे। वही चीज़ें उन्होंने करी कार सेवा के नाम पर, जिसके कारण जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो मजबूरन वहाँ के एसपी कलेक्टर ने ये निर्णय लिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो जिम्मेदारी संवैधानिक उनको मिली हुई है, उसको निभाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं जो इस समय राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जो न्यायालय के फैसले के बाद बनाए गए हैं, और उनको बनाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनके आदेश से ये गोली चालन हुआ था। तो अब अगर दोषी मानते हैं आप इस गोली चालन को, कार सेवकों पे गोली चालन को, तो फिर क्यों ऐसे व्यक्ति को आपने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, जो एक व्यक्ति इस पूरे निर्णय में एक प्रमुख व्यवस्था का हिस्सा था? तो ये दोहरे मापदंड, दोहरे रवैया भारतीय जनता पार्टी के बहुत गलत है। तो चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चंचल यादव प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की, चूंकि उस समय सरकार थी, इल्जाम भी उसी सरकार पर लग रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहूंगी। चंचल जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है क्योंकि उस समय आप लोगों की सरकार थी, तो ऐसा है राम भक्तों पर गोलियां भी आप ही ने चलवाई, और भारत एक हिंदू राज्य है, सनातन राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। थोड़ा समझना ये भी चाहेंगे। अब माफ कीजिएगा, देश। जी,
देखिए, एक चीज तो समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से, जब से पीडीए की ताकत का उनको एहसास चल चुका है, जब से पीडीए आया है, वो बौखलाए हुए हैं। और उनकी बौखलाहट जायज है, क्योंकि उनको पता है कि उनका सिंहासन हिल रहा है। जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने अंगड़ाई ली, 2024 का रिजल्ट आपके सामने आ गया। और जिस तरीके से आगामी जब 2027 के लिए पीडीए लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सत्ता जाती दिखाई दे रही है। इसीलिए वो कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति, कभी बजरंगबली को हम दलित कह देते हैं, कभी जो है वो खुद कभी कांवड़ यात्रियों को लेकर के, कभी पाकिस्तान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा भाजपाई की बात करता है। आप मुझे एक बात और बताइए आना जी, आज के समय अगर हम इसमें लखनऊ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से चैलेंज के साथ पूछ लेता हूं कि एक काम बता दो मंत्री ने जिसका उद्घाटन किया हो, जो जन सरोकारों का काम, एक कोई काम। मैं समाजवादी पार्टी के समय के बताता हूं आना जी, जो अगर हम बात करें मेडिकल के क्षेत्र में, तो आपके जस्ट बगल में यहाँ पे लोहिया का आयुर्विज्ञान संस्थान की बड़ी बिल्डिंग, उसके बगल में एकेडमिक ब्लॉक, उसके बगल में अंकोलॉजी भवन, उसके बगल में जो है आपका न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांस सेंटर। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 200 बेड का मास्य अस्पताल। इसके अलावा नहीं सर, एक बार मुद्दे पर आइए। वो कह रहे हैं कि जब देखिए बाबरी मस्जिद का जितना भी सब कुछ हुआ था, उस समय पर गोलियां उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से चली थी राम भक्तों पर, और गोलियां उस समय पर क्योंकि आप लोगों के हाथ में सत्ता थी, तो मुलायम सिंह यादव के इशारे पर वो गोलियां चली थी। मैडम, उसको भी कंफर्म कर देता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद भी करता हूं। जो जहां तक बात है कार सेवकों पर गोली चलाने की, मैंने कहा कि बीजेपी केवल झूठ बोलने के लिए इनके प्रवक्ताओं को ट्रेंड किया जाता है, नेताओं को झूठ बोलने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस के द्वारा। और हर सुबह आरएसएस द्वारा एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट होता है जैसे कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो सके। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जो है, उसमें तत्कालीन जो आदरणीय वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी, जो एमएलसी बनाए गए। इसके अलावा बीजेपी एक तरफ परिवारवाद का विरोध करती है, उनके बेटे को भी लोकसभा का टिकट दिया गया, वो तो प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा रही कि हार गए वो बेचारे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वही नृपेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। और इसके अलावा इतना नहीं, जब भी कभी भी मैडम आप जान लीजिए, कभी भी जब ऐसी बातें आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त गाइडलाइन थी, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, आला अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी सूरत हाल में बवाल करने वाले लोग, दंगाई लोग कोई गुंडागर्दी ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नृपेंद्र मिश्रा को गोलियां चलवाई, और आज इसीलिए बीजेपी की पहचान है गोली चलवा के नफरत फैला करके। भारतीय जनता पार्टी की पहचान जो है नृपेंद्र मिश्रा ने आगे बढ़ाने किया, इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, और नृपेंद्र मिश्रा को भी विधान परिषद सदस्य बनाया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय पर जो अधिकारी जिसने सारे कारनामे करे हैं, उस अधिकारी को कहीं ना कहीं आज जो है पार्टी की ओर से, सत्ता की ओर से पर्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अमरदीप जी, अमरदीप त्रिपाठी जी मेरे पास है। अमरदीप जी, आपने इल्जाम तो सुन लिए उनके। वो ये कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय पर आला अधिकारी थे, उनके एक इशारे पे गोलियां वहां पर चली थी, और आज बीजेपी जब सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, तो आज उनके पास सब कुछ है। उनके बेटे को टिकट दी जा रही है, उन्हें एमएलसी बना दिया गया, उन्हें देखिए मंदिर का जो है अधिकारी भी बना दिया गया, ये भी उनके इल्जाम है। इसके साथ एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, थोड़े समय पहले एक खबर ये आई थी कि अब मुस्लिम वोट को साधने के लिए आप लोग जा रहे हैं, ये कहते हैं कि अब मुस्लिमों को भी यहाँ पर टिकट दी जाएगी, हम वहाँ पर काम करना शुरू करेंगे, हमारे लिए जो अल्पसंख्यक है उनको भी आगे लेकर आना है। अब दूसरी ओर आज ये बयान आ जाता है कि भारत एक सनातनी राज्य है। कैसे समझे इसको, क्योंकि भारत एक सिर्फ सनातनी तो नहीं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए आहना जी, समाजवादी पार्टी के लोग इतना झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं कि आज इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि सच क्या चीज होता है। झूठ को ही वो सच मानते हैं। ये दुनिया जानती है, पूरा देश के लोग जानते हैं में कार सेवक पूरा कार सेवकों पर जो है किसने गोली चल
मुख्यमंत्री उस समय कौन था? मुलायम सिंह जी थे, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के गोली नहीं चलाया जा सकता था। तो मुलायम सिंह जी क्या कर रहे थे वहां पर? आज मिश्रा जी के ऊपर दोषारोपण करने का जो कार्य किया जा रहा है, जबकि ये पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के इशारे पर जो है गोली चलाई गई थी। और समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है, जो है जो भी सनातनी है, जो हिंदू है, जो राम भक्त है, उन पर गोलियां चलवाने का कार्य करते हैं। और अभी रिसेंटली जब अखिलेश यादव के आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 12 से 17 तक, आप देखेंगे रामचरितमानस की प्रतियां किसने फड़वाई? राम के पूरे चरित्र को फाड़ने का कार्य जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने हर संभव प्रयास किया है। और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते किसी भी तरीके से मुसलमानों को खुश करने के लिए, एक समुदाय, एक वर्ग को खुश करने के लिए पूरे सनातन पद्धति पर एक कुठाराघात करने से चूकते नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो है रिसेंटली में जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग पंचायत चुनाव में उतरेंगे, जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी के चलते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पंचायत चुनावों में जो ग्राउंड लेवल का है, गरीब है, मुसलमान है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, उसकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, ना कि समाजवादी पार्टी की तरह आजम खान के परिवार को बढ़ाने से उत्तर प्रदेश के लेकिन वो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं सर। जी आना जी, मैं कह रही हूँ यही तो वो लोग कह रहे हैं ना कि राम का नाम वो नहीं लेते हैं। अभी आपने समाजवादी पार्टी के एक नेता की बाइट भी सुनी होगी सर, उन्होंने यही तो बात बोली है कि यदि जो राम का नाम नहीं लेता है तो बीजेपी ये बोल दे कि जो राम का नाम नहीं लेता वो वोट ना डाले। आना जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो अभी यश भारती जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, अभी 1 घंटे पहले ही यश भारती के साथ में डिबेट पे था। अभी जो है ये झांगुर बाबा का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा, आप लोग जानती होंगी। झांगुर बाबा जिस प्रकार से अपराध करने का कार्य किया है, हिंदू बहन बेटियां, जिसमें अधिकांश दलित समाज, पिछड़े समाज की बेटियां आती हैं, उनका धर्मांतरण करने का कार्य किया है। अभी यश भारती ने डिबेट पर बोला है कि वह अपनी गाढ़ी कमाई से बिल्डिंग बना लिया तो किसी को क्या तकलीफ है। ये जो पीडीए का नारा देते हैं पिछड़े और दलित का, आज पिछड़े और दलित बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया है, उनका शोषण किया गया है। लेकिन सर आप भी जानते हैं इतना बड़ा अगर कोई रैकेट चलाया होगा तो वो एक बाबा ने तो नहीं चलाया होगा, इसके पीछे कोई बड़े नाम भी होंगे, शायद उनके खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आना जी, जो भी नाम आएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हो, सब पर शिकंजा कसने का कार्य किया जाएगा। और जो है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से झांगुर बाबा के बिल्डिंग को जमींदोज करने का कार्य किया गया, उनके जो है संपत्ति को हथियाने का काम किया गया, गिरफ्त में लेने का कार्य किया गया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या किसी से भी जुड़ा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र जो है पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है कि ये लोग राम विरोधी हैं। और अयोध्या तो यही तो सर समझ रहे ना अमरदीप जी, यही तो समझ रहे कि जनता अगर आपको आज देख रही है तो एक आइडियोलॉजी समझना चाहती है सर पार्टी की। यहाँ पर आप कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यकों को उभारना है, आप पंचायत लेवल पर उन लोगों को टिकट देते हैं, बहुत लाजमी सी बात है। तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि भाई ये मुस्लिम वोटर्स को साधने की तैयारी है बीजेपी की। अब आज एक बयान आता है जिसमें कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेगा उसकी दुर्गति तय है, तो अल्पसंख्यक तो राम का नाम नहीं लेते हैं। देखिए आना जी, राम कौन थे? राम जो है इमाम हिंद उनको कहा जाता था। मुस्लिम समाज के बहुत सारे कवियों ने उनके बारे में लिखा, वो इमाम हिंद है, आदर्श है, भारत के आदर्श है। और सनातन की जो बात की है, देखिए धर्म अलग चीज है, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। लेकिन भारत जो है सनातन पद्धति से जाना जाता है, भारत की पहचान सनातन संस्कृति से है, इसको नकारा नहीं जाता है। सनातन संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि हिंदू जो है हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ जाना, इस्लाम को छोड़ देना। जो इस्लाम को मानते हैं, जो बौद्धिस्ट है, जो
और भी अन्य धर्म से आते हैं, वो भी सनातन पद्धति में विश्वास करते हैं, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का नारा है हमारे देश में। ठीक जो है, बहुत श्रीमद् बहुत भगवत बहुत गीता को पॉलिटिकली जो आपने पढ़ते हैं। जवाब दिया है, हम समझ गए सर, बहुत पॉलिटिकली जवाब हो गया। आलोक त्रिपाठी जी, बाकी बातें आपने सुन लिया, आपके पास आ रही हूँ सर, एक बारी हम आलोक जी से एक प्रतिक्रिया ले लो। चंचल जी आपके पास आ रही है। आलोक त्रिपाठी जी समझाइए ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जरूरी तो नहीं है ना कि हिंदू धर्म में भी सब लोग राम को ही पूजते हो, कहीं और किसी और भगवान को भी पूजते हैं, लेकिन विरोधी नहीं है। बिल्कुल हाना जी, देखिए ये विभिन्न धर्मों को मानने वालों का ये देश है। यहाँ हर जाति पंथ के लोग रहते हैं और उसी मिली जुली परंपरा से ही इस देश का जो है अभी तक का जो चीजें चल रही थी। राजनीतिक दलों के नेताओं को कह लीजिए, उन्होंने इसको इतना ज्यादा आपस में बांट दिया। आप देख लीजिए पिछले कुछ समय से, और खास बात देखिए जब भी चुनाव आना होता है, चुनाव से पहले माहौल ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं। कभी बात, अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी इटावा की घटना को लेकर के, उसको किस तरह से उसका रंग दिया गया। उसके पहले संविधान की बात हो रही थी। यानी कहीं ना कहीं एक वोट बैंक, एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के वोट बैंक को साधने का प्रयास। फिर उसके बाद कभी उसके पहले जो शिवाजी महाराज को लेकर के तमाम बवाल मचा, फिर औरंगजेब को लेकर मचा, फिर हुआ कि समाजवादी पार्टी को लेकर के हुआ कि कांवड़ यात्रा जहां निकलती है, तो आप कह रहे हैं एजेंडा पूरा का पूरा चलता है। तो कहीं ना कहीं एक ये इसके पीछे एक राजनीति है, एक वोट बैंक की, कि हमको चुनाव कैसे जीतना है, और उस चुनाव जीतने के पीछे एक रणनीति है कि हम उस वर्ग को, क्योंकि भाजपा को ये मालूम है कि हम जब भी ये बात कहें कि राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले को सत्ता में नहीं आने देना है, तो कहीं ना कहीं इस बात से हिंदू समुदाय खुश होगा और वो सपा से दूर होगा। और ये बात पिछले कई वर्षों से भाजपा कहते आ रहे हैं और समय समय पे वो इस चीज को साबित भी करते हैं। और पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि बटोगे तो कटोगे, इसका इशारा साफ था। वो बात अलग है कि नेताओं ने बाद में उसके व्याख्यान अलग अलग तरीके से किया। फिर कहते हैं जब सत्ता मिलती है तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये होता भी है। जो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सभी के लिए समान है, सभी लोग उसका फायदा लेते हैं। लेकिन टोटल होता क्या है कि ये राजनीति है, वोट बैंक है। कैसे उस वोट बैंक को हम अपने पाले में लाएं, उसको लेकर के इन नेताओं के बयान चलते रहते हैं। और चुनाव के पहले ये बयान बहुत तेजी से चलते हैं, और उस समय आप देखिए कभी विकास की बात नहीं होती कि हमने विकास धर्म की बात होती है। और देखिए इससे कई कोई भी अछूता नहीं है ये जानने से कि भाई जो बिहार और उत्तर प्रदेश अगर चलता है तो सिर्फ जात से चलता है या फिर धर्म से चलता है। हमारे पास देखिए चंचल यादव जी भी हैं। चंचल यादव जी, आपसे सवाल ये समझना चाहेंगे, उस समय पर ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह यादव ने उन्होंने बोला है कि सरकार की इजाजत के बिना गोलियां नहीं चलती, गोलियां जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चलवाई। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर उस समय थे जो राम विरोधी थे, जो मंदिर बनने के विरोध में उतरे हुए थे। तो क्या इस समय पर उनका वोट पाना तो नहीं जरूरी होगा? क्योंकि देखिए जब पंचायत चुनाव की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें मुस्लिमों को साधना है, उन्हें उभारना है, और उसके बाद हम यहां पर बोल देते हैं उस समय पर जो राम विरोधी थे तो वो लोग भी थे। देखिए आना जी, भाई हमारे जो साथी बैठे हुए हैं बीजेपी के साथी, इन्होंने इनकी बात में ही जवाब है। इन्होंने कहा कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो भी नारा देते हैं ये जुमलेबाजी वाला। इनसे पूछिए कि लोकसभा में टिकट दिया मुसलमानों को? एक भी सांसद इनके हैं क्या? एक भी राज्यसभा में कोई सांसद हैं क्या? दूसरे, एक भी विधायक को टिकट दिया क्या आपने? एक भी आपने एमएलसी सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं बीजेपी का, सुनिए। हाँ। और ये कह रहे सबका साथ सबका विकास। तो इनका ये झूठा और खोखला नारा है। और इनसे मैं बता दूं सच्चाई तो ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, कि कुछ और होती है करते कुछ और। हाँ। पूछें अगर हम, जो भी बात हो रही थी नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में, आना जी श्रद्धेय नेताजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी। नृपेंद्र मिश्रा जी निश्चित तौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो निश्चित तौर से उनका एक बहुत बड़ा रोल नहीं। लेकिन सर उनका एक सवाल तो बहुत लाजमी है ना कि सरकार अगर वहां पर उस समय मौजूद थी तो नृपेंद्र मिश्रा जी में यानी उस समय इतनी ताकत है कि गोलियां चलवा दे अपनी मर्जी से। नहीं, अपनी मर्जी की बात नहीं हो रही है। मैं कि कम से कम जो भी सरकार में जो भी सरकार रहेगी उसका एक काम रहेगा किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, जो भी दंगाई हैं उनको खदेड़ें, जो भी लोग थे उस समय, जो भी सरकार का था मामला। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नृपेंद्र खास रहे हैं। देखा होगा जिस तरीके से गुजरात में
खून खराबा कराया गया। अभी हमारे त्रिपाठी जी से पूछें अगर कि गोधरा कांड, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी ने कराया होगा। जब आप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से पूरे शहर में आग लगाई गई, हजारों की संख्या में लोग लापता सर रहे, उसके ऊपर तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ कोई चुका लापता है ना। नहीं है। सुनिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके ही आज अभी अभी बीच में ही एक किसी बड़े पत्रकार का इंटरव्यू आया था, जब बीजेपी के लोगों ने ये जारी किया कि नहीं इतने लोग मारेंगे, उनके नाम लिख के दिया, तो पत्रकार बाकायदा सर्च करने के लिए गए, मथुरा में गए, जो जिन लोगों के नाम दिए थे बीजेपी के लोगों ने कि कार सेवकों में 3 लोग का नाम मथुरा के लोग थे, इनकी हत्या हो गई, वो तीनों जिंदा पाए गए। तो ये बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग केवल इनकी पूरी बुनियाद झूठ पर आधारित है। ये वो लोग हैं आना जी जो अंग्रेजों के पेंशन पे पलने वाले लोग रहे, इनका इतिहास पढ़िए। सर हम समझ गए ये बीजेपी वो लोग झूठी हैं है, जो लेकिन तिरंगे मुद्दा का अपमान समझाइए ना करने वाले लोग सर, रहे। मुद्दा बीजेपी का सुनिए ये मेरे को समझाइए ना। मैं समझ गई बीजेपी पार्टी झूठी है, ये सब हम समझ गए, मुद्दा ये समझाइए। वो ये कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा में इतनी ताकत नहीं थी कि गोलियां चलवाते थे, सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव ने उस समय पर गोलियां चलवाई हैं, वो ये इल्जाम है। नहीं तो ये बताइए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उनको इन्होंने सम्मानित करने का काम क्यों कर दिया? हाँ। उस समय थे ना तत्कालीन में, उनके अंदर उनकी ताकत को देखते हुए तो उन्होंने सम्मानित किया है आदरणीय मोदी जी ने कि भाई आप निर्माण समिति के अध्यक्ष बनोगे, आप एमएलसी रहोगे, आपका बेटा लोकसभा जाएगा। एक तरफ परिवारवाद का विरोध करते हैं भाजपाई, एक तरफ इनका दोहरा चरित्र तो आप है। कहना चाहते हैं मैं तो नृपेंद्र कहना मिश्रा चाहूं। ने अपनी ओर से सारे जो काम है किए थे वो खुद से काम के लिए कर लिए थे, और उसका जो है अब कहते हैं ना आनंद जी, देखिए, मैं गिफ्ट बताऊं है वो इस आपको, समय मिल रहा है साल देखिए, 2025 मेन में। पॉइंट समझिए मैडम, मेन पॉइंट समझिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही है आपकी। मेन पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री जी आजकल अकबक बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है दिल्ली वाला जो इंजन है वो ट्रबल कर रहा है। ये डबल इंजन है, ट्रबल इंजन है, वो ट्रबल में पूरी सरकार है। मुख्यमंत्री जी को इनका सिंहासन हिलता दिख रहा है, पीडीए की ताकत का इनको एहसास हो गया है। ठीक है। कि जिस तरीके से पीडीए ने अंगड़ाई ली है 2024 में, जो रिजल्ट सामने आपके आया है, उसी रिजल्ट के अंदेशे में ये मुख्यमंत्री जी कभी कांवड़ यात्रियों से कहते हैं, दुकानदारों से कि तुम लिखो कौन जाति के हो, तुम कहार हो, कुहार हो, बड़ई हो, ठठेर हो, धोबी हो, कुर्मी हो, मल्ला हो, चमार हो, कौन जाति को लिखो। आप बताओ, अगर इनसे पूछें, अभी एक मैं देख रहा था कि कोई आपकी ऑडियो चली त्रिपाठी जी, जरा ये बता दो, सुनिए मैडम, हाँ। नोट कर लीजिए मेरा सवाल, इनसे पूछ लीजिएगा, बताएंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे वाजपेयी, मैं जानता हूं। इनसे पूछ लीजिएगा कि जो प्रसून जोशी, पूरन जोशी था, अभी 185 टन गौमांस पाई गई उसके यहाँ, क्या उसके घर बुलडोजर चला? और आपको बता दें, अल कबीर जो आपका वो है, अल कबीर आपने जानते होंगे स्लॉटर हाउस है, उसका मालिक कौन है? हिंदू है। इसके अलावा जो टॉप 5 जो अपने स्लॉटर हाउस है हिंदुस्तान में, उन सबके नाम मुसलमानों की तरह नाम रखे गए हैं। जैसे आज दिया उसने, मुसलमान संचालक था, उसको बेचारे को जेल भेजा जा रहा है, उसका बुलडोजर से ढाया जा रहा है। तो ये सन की सरकार है ये। ठीक है। मेरा ख्याल है ऐसी मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म देखकर यहाँ पर कार्रवाई होती है। ठीक है, समय थोड़ा कम है। अमरदीप जी, इल्जाम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बीजेपी सरकार पर यह है कि भाई जब 2024 में जो हार मिली है ना, उसको देख के कहीं ना कहीं सरकार बौखला गई है और समझ नहीं आ रहा है किसको साधे, कौन से वोटर्स को साधे। तो कभी पंचायत में आप लोग साध देते हैं यहाँ पर मुस्लिमों को, और उसके बाद अब आपको राम भक्तों का भी कहीं ना कहीं चाहिए। निषाद पार्टी का आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से मुखर वो हो चुके हैं। वो कह रहे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे दोबारा सत्ता जो है बड़े यहाँ पर पैमाने पर पाई जाए। तो इसे कुछ भी हो रहा है। आना जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई ने क्या कहा कि मुस्लिम कोई है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में जो है। दानिश अंसारी कौन है? हाँ, यही मैं पूछा था पता उनसे। होना चाहिए। दानिश अंसारी कौन है पता होना चाहिए, वो भी मुस्लिम है। अगर लेकिन दानिश अंसारी को भारतीय पार्टी ने एक गरीब तबके के व्यक्ति को लाखपति बनाया, और इन्होंने क्या किया था, आजम खान को, जो वो व्यक्ति था जिन्होंने मुसलमानों के ही हक को मारकर यूनिवर्सिटी बना लिया, उनके जमीन को हथियाने का कार्य किया। और दानिश अंसारी क्या है? दानिश अंसारी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आकर जिनको आज जो है बैठाने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने किया। दूसरों के हम निचले से उत्थान करना चाहते। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तीसरी बात 2027 में आ जाएगा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी आज सत्ता के लोभ लालच में आकर जात को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जब इनका जो प्लानिंग था हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, वो तो फेल हो गया। प्लीज
हिंद लड़ाने का कार्य करते हैं। इटावा कांड में अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके थे सर्व समाज बेसी होते तो दोनों वर्गों को बुलाकर जो ठीक है है। उनके पीड़ा को समझने का कार्य करते, लेकिन एक वर्ग को बुलाकर जो कि 420 है, जो 2 आधार कार्ड रखता है, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जो है सम्मानित करने का करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी में ही होता है। आप ये बताना चाहते हैं जितने अपराधी वर्ग होते हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण समाजवादी पार्टी देती है। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड मुझे आलोक त्रिपाठी जी के पास जाना है, जल्दी बताइए। बारे में बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इनको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी अपने लिए नहीं बनाई है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, और एक ऐसा कॉलेज भी बनाया जहां पे लड़कियों की शिक्षा फ्री है। त्रिपाठी जी, आपको जानकारी हो जानी चाहिए। और आप आजम खां के खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, ना जाने क्या क्या धाराएं लगाते हो। ये तो कोर्ट भी आपके बारे में लताड़ लगा चुका है, लेकिन आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है। दूसरी बात आपने जो जिक्र की कि मैंने ये जिक्र किया कि आज अगर हम बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अकबक क्यों बोल रहे हैं, बात करें ना। बताओ आपने क्या काम किया है लखनऊ के अंदर, कोई एक काम बता दो त्रिपाठी जी। और आपने कहा कि इटावा में दोनों पक्षों को सम्मानित नहीं किया। एक पक्ष वो था जिसने जो है अत्याचार किया, उसको भी सम्मानित करो। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया 50 से ज्यादा फ्लाईओवर। ठीक है आलोक जी क्लोजिंग रिमार्क। आलोक जी 10 सेकंड प्लीज, मेरे पास समय बहुत कम है। आलोक जी नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सिर्फ चुनाव है। हाँ। उस चुनाव की दृष्टि से ही वो काम करते हैं। और रही बात चाहे अयोध्या की घटना को लेकर के हो, चूंकि तमाम देखिए जो उस समय बसपा के नेता है वो भाजपा में है, तमाम अधिकारियों की आस्था बदल जाती है। मेजबान जो इसमें भाजपा के सांसद है, किसी में इस समय बसपा के बहुत खास अधिकारी हुआ करते थे। तो आस्थाएं बदलती रहती है सत्ता के लालच में, और सत्ता प्राप्त करने के लिए नेताओं की भी आस्था बदल जाती है। वो क्या मुद्दे होंगे, क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों से जनता प्रभावित होती है और जनता किन मुद्दों को सुनना चाहती है, ये नेता भली भांत जानते हैं। और यही कारण है कि ये नेता जिस जिले में जाते हैं उस जिले का पूरा एक खाका तैयार करके ही जाते हैं और वहां पे उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि वही ना वही उसी हिसाब से वोट बैंक जो है साधे जाए और उसी हिसाब से अपने भाषण जो है तैयार किए जाए, चाहे वो प्री इलेक्शन हो या पोस्ट इलेक्शन हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, सियासत अब जरा हो रही है, लेकिन बात फिर से अंत में आ जाती है। आपको याद भी होगा एक बात बोली जाती है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन जब चुनाव आता है तो सिर्फ जात धर्म ही पूछा जाता है। यही पूछा जाता है कि आपकी जात और आपका धर्म क्या है, उसी हिसाब से हम बताएंगे कि आपके लिए कितना काम किया जाएगा, कितना नहीं, और विकास हो रहा है या नहीं। इन मुद्दों पर बात हम बाद में करेंगे। अगर चुनाव हो जाएगा तो अभी देखेंगे होगा काम कि नहीं होगा। खैर, आप जब भी वोट डाल ले अपना कोई नेता चुने तो उसी हिसाब से चुने, जात के हिसाब से ना चुने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।